नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा। राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर ने 31वीं सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल को खेल की भावना से खेले खिलाड़ी। राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी 58 फिल्में। हिमाचल प्रदेश जेल एवं कारागार सुधार सेवा निदेशालय विभाग द्वारा 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को किया गया प्रदर्शित। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ऊना के इंदिरा स्टेडियम में 31वीं सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। युवाओं को खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अनुशासन सीखना चाहिए, क्योंकि खेल के मैदान के अनुभव जीवन में आगे बढ़ाने का सबक बनते हैं। कहा कि खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से बच्चों की प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। राज्यपाल ने कहा कि खो खो मिट्टी से जुड़ा खेल है, जिसे बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले निषाद कुमार को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि निषाद ने मेडल जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया है और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर खेलों के प्रति प्रोत्साहित होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पंजाब सरकार के 6ठे वेतनमान की तर्ज पर कर्मचारियों को नए वेतनमान के लाभ देने का ऐलान किया है। कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की पीटरहॉफ शिमला में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मचारियों को नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से देय होगा। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को भी 3 से घटाकर 2 साल कर दिया है। अनुबंध कर्मचारियों को यह लाभ 30 सितंबर से मिलेगा। कर्मचारी इस मांग को लंबे समय से उठा रहे थे। मुख्यमंत्री ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारियों के लिए 5 मई 2009 तक की फैमिली पेंशन 15 मई 2003 से देने की घोषणा की है। इस पर 250 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की शिमला में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने और जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा। 2021-22 में प्रदेश का बजट जो है हमारा 50,192 करोड़ रुपए का है और इसमें से 14,403 करोड़ रुपए वेतन के लिए और 7,082 करोड़ रुपए जो है पेंशन के भुगतान के लिए जो हमने वो प्रस्तावित किया हुआ है, जो कि बजट का लगभग 43% है। टोटल बजट का जो 43% जो है वो कर्मचारियों के लिए सुरक्षित है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं तो वेतन आयोग की अब हमारी जो सिफारिशें हैं लागू होने के बाद यह बजट जो है लगभग 50% हो जाएगा। 43% से जाकर के 50% जो है वो कर्मचारियों की पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह और सारी चीजों को लेकर के जो वो पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से मैं आगे भी अगर बात करूं, अगर महंगाई भत्ते की अगर हम बात करें, महंगाई भत्ते में 22% की वृद्धि की गई, जो हमारी सरकार ने आने के बाद तो
कुछ चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जिससे कर्मचारी पेंशनों को 1320 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ जो है वो दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त आगे बढ़कर के प्रदेश सरकार द्वारा अंतरिम राहत की 2 किस्तें कुल 12% दी गई, जिसमें कर्मचारियों पेंशनों को लाभ जो लगभग 740 करोड़ रुपए का दिया गया, ये भी हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में काम करके जो है आगे बढ़ने का जो है एक रास्ता बनाया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 15 मई 2003 से नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कोष पर करीब 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार के अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, अंशकालिक कामगारों, जल रक्षकों और जल वाहकों के संबंध में नियमितीकरण के रूप में रूपांतरण के लिए भी 1 वर्ष की अवधि कम की जाएगी। उन्होंने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति आगामी मंत्रिमंडल बैठक में अपनी प्रस्तुति देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं अनुबंध कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता देने पर भी विचार करेगी। दैनिक भोगियों जो डेली वेज हमारे हैं कि मजदूरी को की दर को जो 2017 में 210 रुपए थी, वो पिछले 4 सालों में बढ़ा करके 300 रुपए कर दिया गया। यानी कि एक्साइजेबल इंक्रीज हुआ है। जो हमारा दैनिक भोगी हमारा जो मजदूर है, जो काम करने वाला है, उसको जो है 210 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए तक हमने पहुंचाया। जो 27 रुपए जो है मासिक लाभ और दैनिक भोगियों को 32 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय लाभ इसके माध्यम से जो डेली वेजेस जो हमने बढ़ाए हैं उसके माध्यम से मिला है। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड में 75% की बढ़ोतरी की गई, जिससे कर्मचारियों को 63 करोड़ रुपए की वार्षिक जो है वो 63 करोड़ रुपए के वार्षिक लाभ जो है उसको मिला है। और इसी प्रकार से आगे बढ़कर के प्रदेश सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान को 10% से बढ़ा करके 14% किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय हमारी सरकार द्वारा किया, जिसके लिए हमेशा हमारे कर्मचारियों को सम्मान की जाती थी और जिससे एनपीएस कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपए के वार्षिक का अतिरिक्त लाभ अब मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को पेंशन निधि चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तक इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा चुनी गई पेंशन निधि में ही निवेश अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि सभी एनपीएस कर्मचारियों को डीसीआरजी लाभ प्रदान किया जा रहा है और अब सरकार ने 15 मई 2003 से 22 सितंबर 2017 तक इस लाभ से वंचित एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में विभिन्न विभागों में 2793 पदों का सृजन किया गया और विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 27,687 पदों को भरने के लिए भी विभाग की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से आगे बढ़कर के कर्मचारियों और पेंशन के चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए 4 वर्ष में हुए खर्चे में भी जो है हमने लगातार उसमें बढ़ोतरी की है। जो 2017-18 में 148.41 करोड़ थी और उसमें 2018-19 में 144.34 करोड़ रुपए और 2019-20 में 157.07 और उसके बाद 2020-21 में 150.70 और 2021-22 में 186.56
1-2 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है। साइजेबल इंक्रीज मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2017 में जहाँ 4 वर्षों में जो मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए बहुत लंबित रहते थे मामले, बहुत सारे लोग इस बात के लिए हमारे से आग्रह करते थे कि बीमार होने के बाद हमारे बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, उसकी रिइंबर्समेंट चाहिए। एक तरफ से स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ में आर्थिक स्थिति और खराब हो तो निश्चित रूप से उसमें बहुत पीड़ा के दौर में से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। और इसी तरह से आगे बढ़ करके जो हमारे जो दिव्यांग हैं सरकारी कर्मचारियों का नेत्रहीन और उनको सरकारी कर्मचारियों का वाहन भत्ता 500 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके हमने 750 रुपए किया है। ये भी उनके लिए मदद करने की एक कोशिश उस दिशा में हुई है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को दुर्घटना के मामले में सुनिश्चित राशि एश्योर्ड बेनिफिट्स को 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया गया है। ये भी मैं समझता हूँ उस दिशा में एक मदद करने की कोशिश हमने की है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1/1/2018 से अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया गया है, जिससे इन कर्मचारियों को लगभग 22 करोड़ रुपए वार्षिक का लाभ मिल रहा है। और इसी प्रकार से आगे हम कह सकते हैं सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में 650 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। पिछले कुछ समय पहले जेसीसी के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों पर भी हमने विचार किया है। जनजातीय भत्ता ट्राइबल अलाउंस जो है वो 450 रुपए से बढ़ा करके 650 रुपए प्रति माह कर दिया गया और उसके अतिरिक्त जो है वो शीतकालीन भत्ता विंटर अलाउंस जो है वो 300 रुपए से प्रति माह बढ़ा करके जो है 500 रुपए कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वृक्ष सहायक वर्ग व्यक्ति सामान्य भर्ती एवं पदोन्नति नियम में दिनांक 11/11/2021 को संशोधन किया गया है। इसके अनुसार पात्र पोषक पदाधिकारियों में से अब 7 वर्ष की सेवा काल के उपरांत वरिष्ठ सहायक के पदोन्नति होगी। ये भी एक निर्णय और आगे बढ़ा। चालकों को मिलने वाले भर्ती को जो यूनिफॉर्म देते हैं को दिनांक 1/8/2018 से 200 रुपए से प्रति माह से बढ़ा करके 300 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये कुछ चीजों को लेकर के जो हमने मोटी मोटी जो चीजें, बहुत सारी चीजें और भी हैं जहां हमने कुछ मदद करने की कोशिश की है, लेकिन जो मोटी मोटी जो चीजें जो हमारे ध्यान में हमारी सरकार आने के पश्चात कर्मचारियों के हित में हमने जो की है उनका हमने जिक्र किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में जेसीसी की बैठक हमारी आयोजित पहले होनी चाहिए था, थोड़ा विलंब इसमें हुआ। मैंने कहा कि कोविड एक सिचुएशन थी और उस सिचुएशन में प्रायोरिटी हमारी आदमी के जीवन को बचाने की स्वाभाविक रूप से पहले नंबर पर थी और उसमें हम काम करते रहे। आप सबको उसमें बहुत बड़ा सहयोग जैसे मैंने बताया रहा है। अब सबसे बड़ी बात मेरी आप सबसे यही कहने के लिए है विशेष तौर से कि हम मिलकर के चलें और प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान बढ़ चढ़ करके हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। कर्मचारियों की परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही हिमाचल आज देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या और कर्मचारी अनुपात के मामले में भी हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हिमाचल भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने इस महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य इस संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में सफल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर व्यय कर रही है, जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50% तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 22% की वृद्धि की है और उन्हें 1320 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें 12% अंतरिम राहत की 2 किस्तें भी प्रदान की गई है, जिससे कर्मचारियों को लगभग 740 करोड़ का लाभ हुआ है। मैं जो अलाउंसेस जो है विंटर अलाउंसेस की अगर बात कही गई है उस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उसको एग्जामिन करने के लिए हमने बोल दिया है किस प्रकार से वो सारे इस चीज को किया जा सकता है। और जहाँ तक बात रहती है जो हमारे कॉम्पेटिटिव ग्राउंड पर जो कुछ हमारे साथी कुछ वर्षों से मांग कर रहे हैं, उसके लिए हमने पहले ही एक कमेटी जो है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बना करके गठित की है और उस कमेटी की सिफारिशें जो है वो संभवतः जो हमारी आगामी बैठक होने वाली कैबिनेट की उसमें प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि उसमें कठिनाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीजें हैं उसमें जिसके कारण कठिनाई जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी मंशा है कि जो हमारे कॉम्पेटिटिव ग्राउंड पर जो नौकरी देने की एक व्यवस्था जो पहले थी पूर्व सरकार उसमें हमने परिवर्तन कर दिया है। पहले कोई कर्मचारी अगर 50 साल की आयु तक उसकी मृत्यु होती थी तो पात्र होता तो उसका परिवार का कोई सदस्य नौकरी लेने के लिए, लेकिन 50 वर्ष के बाद अगर किसी की मृत्यु सेवा काल में भी हो जाती है तो उसके बाद उसकी पात्रता नहीं मानी जाती थी। वो मुझे लगता कि एक बहुत बड़ी कमी थी। हमें सरकार आने के बाद निर्णय किया कि आदमी की मृत्यु जन्म आदमी के हाथ में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये 18 साल रिटायरमेंट तक हमको उसको सुनिश्चित करना चाहिए। रिटायरमेंट के एक दिन पहले भी रिटायरमेंट पर दिन भी जिस दिन उसका अंतिम दिन है उस दिन भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी उसके परिवार को कंपैशनेट ग्राउंड के दायरे में लाना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो है दूसरा उसमें विषय था कि वहां को इनकम का जो क्राइटेरिया है, पहले हमने 2,25,000 किया और उसको 2.5 लाख किया है, 2 बार उसको इंक्रीज किया है। और उसमें टेक्निकली कुछ चीजें हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने उसमें आगे आदेश दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है और ऐसी सारी चीजों को लेकर के कोई रास्ता निकालने का हम उस पर कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो हमारी कमेटी की संस्कृति जो आएगी उनमें जाएंगी उसके आधार पर हम अगला इस पर निर्णय लेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं कार्मिक प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों में हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरा राज्य है। वहीं राज्य एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित किया है और कर्मचारियों ने अविलंब अपने सभी देय लाभ प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी प्रदेश सरकार ने कई अन्य राज्यों के विपरीत यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को उनका वेतन और बकाया समय पर मिले। राज्य एनजीओ फेडरेशन के महासचिव राजेश शर्मा ने कर्मचारियों की वित्तीय मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री आम आदमी की कठिनाइयों से भलीभांति परिचित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कर्मचारी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल प्रदेश में रहती है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास में गति देने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कर्मचारियों के सहयोग के लिए ये सरकार है। और निश्चित रूप से लंबे समय से मांग थी कि हमारे इस कर्मचारी महासंघ का गठन होना चाहिए, जेसीसी की बैठक होनी चाहिए, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको सुनना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो आज जेसीसी की बैठक हमारे ये पहली बार बैठक हो रही है और कोविड के दौरान भी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद, उस सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने जेसीसी की बैठक में
कुछ बातों का जिक्र किया है जिसकी डिटेल आपको सारी मिल जाएगी लिखित रूप से, क्योंकि वो सारी टेक्निकल चीज़ें भी उसमें हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत हमने सरकार में आने के पश्चात जो है, जो उनके बड़े इश्यूज थे, मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा प्रयत्नशील रहते थे कि हमारी इन समस्याओं का समाधान करें, उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हमने अब शुरुआत की है और निश्चित रूप से इसमें कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने प्रेस क्लब शिमला द्वारा रिज मैदान पर आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों व तीमारदारों को रक्त की कमी के चलते परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से रक्तदान शिविर लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। आपातकालीन स्थितियों में मरीजों, गरीब व असहाय लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। शिविर के माध्यम से 45 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। प्रेस क्लब शिमला द्वारा शनिवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ उपायुक्त आदित्य नेगी ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाधीश ने कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने रक्तदान करने वाले सभी महानुभावों का आभार जताया और साथ ही प्रेस क्लब शिमला की भी पीठ थपथपाई। इस दौरान पत्रकारों सहित पर्यटक व स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ये आज रक्तदान शिविर आयोजित किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रक्तदान जो है बहुत बड़ा दान है, क्योंकि आपको पता है कि रक्त की ज़रूरत जो है बहुत सीवियर और इमरजेंसी केसेस में पड़ती है, जहाँ पे अगर आदमी को रक्त ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्रेस क्लब ने। रक्तदान के बारे में आप लोगों को वैसे सब कुछ मालूम है, उसकी महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट ये ज़रूर है कि ये जो है बहुत ही नोबल काम है और जो लोग ये आज यहाँ पे रक्तदान करेंगे वो लोग जो है उनको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लास्टली मैं बस यही कहूँगा कि प्रेस क्लब जो है इस तरह के आयोजन करता है तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही नोबल स्टेप है और इस तरह के जो स्टेप्स है वो प्रेस क्लब को और लेने चाहिए समाज के हित में, ताकि जो है समाज मोटिवेट हो और लोग आगे आएँ और सामाजिक और जो लोकहित के कार्य है वो और भी ज़्यादा हो। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल हेडली ने बताया कि प्रेस क्लब शिमला द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है ताकि रक्त की वजह से कई अनमोल जानें बचाई जा सके। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब शिमला द्वारा पत्रकारों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका पहला मैच रविवार को समरहिल में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में पुरुष व महिला वर्ग दोनों के मैच आयोजित किए जाएंगे। क्लब शिमला हर वर्ष रक्तदान का आयोजन करता आया है और ये हमारा 5वां रक्तदान शिविर है और इसमें लगभग 30 से 35 यूनिट हम रक्त एकत्रित करते हैं और जरूरतमंदों को जिसका लाभ मिलता है। मेरी तो सबसे यही अपील रहेगी कि रक्तदान करें जिससे जरूरतमंद की किसी की जान बचाई जा सके। इसके अलावा प्रेस क्लब कई गतिविधियों को हर वर्ष करता रहता है, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट और भी अन्य कई गतिविधियां, जैसे अब कल हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है समरील में, उसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग का हमने रखा है, मैचेस होंगे। उसके बाद जो वहां पे जो विनर होगा उसका हमने 26 तारीख को BCS में फाइनल रखा है। तो ये हमारी गतिविधियां चली जाती हैं। हमारे कई लोग जैसे मानसिक स्ट्रेस में भी रहते हैं तो उससे भी उनको निजात मिलती है, तो वहाँ सारे खेल भावना से एक दूसरे से अच्छे से हम आपस में खेलते हैं, तो ये एक अच्छा है। हम लोग आपस में कई लोग वहाँ शेयर करते हैं कई बातें और मानसिक उससे भी निजात मिलती है। और मैं सबसे यही अपील करूँगा कि वह रक्तदान करें और रक्तदान से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। 9वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं व कक्षाएं ऑनलाइन कराने के लिए लॉरेटो स्कूल तारा हॉल व दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला के अभिभावक छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले ADM शिमला से मिले। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से स्कूल में कक्षाएं व वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की अधिसूचना को लागू करने की मांग की है। उच्चतर शिक्षा निदेशक के 13 व 25 नवंबर 2021 के आदेशों के अनुसार 9वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं व कक्षाएं ऑनलाइन करने के लिए लॉरेटो स्कूल तारा हॉल व दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला के अभिभावक छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले ADM से मिले। इस दौरान उन्होंने स्कूल में कक्षाएं व वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की अधिसूचना को स्कूल में लागू करने की मांग की। इस मौके पर ADM ने प्रदेश सरकार की अधिसूचना को स्कूल में लागू करने के लिए आदेश जारी करने का
का आश्वासन दिया। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने डीसी व एडीएम शिमला से तारा हॉल व दयानंद पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा तक की कक्षाएं वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग की है। उन्होंने तारा हॉल व दयानंद पब्लिक स्कूल प्रबंधन से प्रदेश सरकार की ऑनलाइन कक्षाओं व परीक्षाओं के संदर्भ में 13 व 25 नवंबर की अधिसूचना को सख्ती से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर ये आदेश लागू न हुए तो तारा हॉल व दयानंद स्कूल में अभिभावकों का आंदोलन तेज होगा। आज हम डीसी महोदय के पास आए हैं छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले, और आपको मालूम है 3 दिन पहले भी हम उच्चतर शिक्षा निदेशक के पास मिले थे। उनसे मुलाकात करके ज्ञापन हमने सौंपा था और ये मांग की थी कि 13 नवंबर को प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया था, एक अधिसूचना जारी की थी कि जो शिमला के स्कूल हैं या जो जहाँ पर जो है समर और विंटर सेशन का जो ये भेदभाव चलता है, जो फ़र्क है इसमें, तो इसमें जो विंटर सेशन है वहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस भी होनी चाहिए और ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम्स भी होने चाहिए। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर एक अधिसूचना थोप दी गई थी पहले कि सभी जगह जो है स्कूल शुरू होंगे और ऑफलाइन ही सारा कार्यक्रम चलेगा, लेकिन उसके बाद जब अभिभावक जो है उग्र हुए और वो मिले जाकर जो है डीसी महोदय से और विभिन्न जो है पत्राचार किया सरकार से, उसके बाद जो है सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी पड़ी 13 नवंबर को कि ऑनलाइन मोड से ही शिमला के स्कूलों में जो सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्कूल हैं उसमें ऑनलाइन मोड भी एक मोड दिया जाएगा। ब्लेंडेड मोड कहा था, मिश्रित मोड कहा था कि अगर जो है कोई बच्चा या अभिभावक अपने बच्चों को भेजने के लिए इच्छुक नहीं है स्कूल, तो उनको जो है ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी मिलेगी और ऑनलाइन एग्ज़ाम की सुविधा मिलेगी। लेकिन उस ऑर्डर को लागू नहीं किया था। तब 25 को हम मिले थे और उसके बाद एक और अधिसूचना जो उच्चतर शिक्षा निदेशक ने जारी की, लेकिन इसके बावजूद भी दयानंद स्कूल में और तारा हॉल स्कूल में जो है ये अधिसूचना लागू नहीं की जा रही है। इसी बात को लेकर जो अभी हम दोबारा से मिलने आए हैं डीसी महोदय से, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो तारा हॉल स्कूल है और जो दयानंद स्कूल है वो प्रदेश सरकार के दायरे से बाहर नहीं है, वो शिक्षा विभाग के दायरे से बाहर नहीं है, वो किसी कानून से इतर नहीं है, वो कानून से परे नहीं है। जो अधिसूचना सरकार निकालती है वो अधिसूचना अक्षरशः लागू होनी चाहिए, वो इन दोनों स्कूलों पर भी लागू होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों स्कूल उसको लागू नहीं कर रहे हैं। और इवन की जो 25 की जो अधिसूचना जारी की गई उसमें इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है अब उच्चतर शिक्षा निदेशक के द्वारा कि 9वीं क्लास तक के बच्चे को भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, उससे भी ऑप्शन पूछी जाएगी, और अगर वो ऑनलाइन मोड से ही एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको भी 9th क्लास तक के बच्चे को भी सुविधा ऑनलाइन मोड में मिलेगी। तो इसी बात को लेकर जो है अभी डीसी महोदय से बातचीत की है, लेकिन डीसी महोदय ने ये कहा है कि एडीएम लॉ ऑर्डर से बातचीत करके जो सारे मसले को वो समाधान करने की कोशिश करेंगे, और जो प्रिंसिपल्स हैं इन दोनों स्कूल के उनसे बातचीत करके जो है इसका समाधान की ओर वो आगे बढ़ेंगे। शिमला के रिज मैदान पर ऐतिहासिक स्टेट लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार कार्य शुरू होने से पहले छात्रों ने नगर निगम से इस भवन का स्वरूप न बदलने की मांग की है। छात्रों की मांग है कि पहले निगम लिख कर दे, उसके बाद कार्य शुरू करे। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा 2.5 करोड़ से पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। पहले निगम की यहाँ कैफे खोलने की योजना थी, हालांकि विरोध के बाद अब नगर निगम ने योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन छात्रों की मांग है कि निगम लिख कर दे, उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू करे। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक स्टेट लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार के विरोध में छात्र आगे आए हैं और नगर निगम से इस भवन का स्वरूप न बदलने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा 2.5 करोड़ से इस भवन का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है और यहां कैफे खोलने की बात कही जा रही थी। हालांकि नगर निगम द्वारा इसका स्वरूप न बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन छात्र नगर निगम से सहमत नहीं है और लिखित रूप में देने और निर्माण कार्य के दौरान छात्र कहां बैठकर पढ़ाई करेंगे इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नगर निगम इस भवन का कार्य करे, लेकिन इस दौरान यहां सैकड़ों छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं। वे इस दौरान कहां पढ़ाई करेंगे, इसके लिए नगर निगम उन्हें जगह मुहैया करवाए। उनका कहना है कि पहले नगर निगम की महापौर ने यहां कैफे खोलने की बात कही थी। ऐसे में इसका निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सरकार और नगर निगम स्थिति स्पष्ट करें। रेनोवेशन होनी चाहिए। देखिए सर, अगर पैसा आता है, हम रेनोवेशन के अगेंस्ट नहीं है, रेनोवेशन होनी चाहिए, परंतु ये होना चाहिए रेनोवेशन के बाद ये पता होना चाहिए कि ये मैटर, ये एक तो पहली बात है, कम से कम अगर कोई भी चीज होती है, सरकारी चीज होती है, कम से कम सालों लग जाते हैं सर काम में, ठीक है। साल तक आप कहां बैठने के लिए देंगे? आप एमसी के ऑफिस के बाहरली साइड देख लीजिए, अगर उन्होंने काम भी किया है उसके बाहरली साइड देख लीजिए, दोबारा से उनको काम करना शुरू करना पड़ रहा है। तो आप ऐसे काम करेंगे 6-8 महीने तक बच्चे कहां बैठेंगे सर? और अभी तो हम ये कहते हैं, अभी तो जरूरत ही नहीं है। बिल्डिंग
मेरे हिसाब से आर्कियोलॉजिकल जो बिल्डिंग होती है दैट इज वेरी, ये एक ऐसी बिल्डिंग नहीं होती कि चलो भाई जहाँ पे, इट इज वेरी सस्टेनेबल बिल्डिंग है ये। और सस्टेनेबल के साथ साथ अगर आप ये सोचेंगे उसके बाद बैठेंगे कहाँ, 6-8 महीने बैठेंगे कहाँ सरकार के पास। मैडम तो ये कहती है कि इवैक्यूएशन कर दो, बच्चे अपनी मर्जी से देखेंगे जहाँ मर्जी पढ़ना होगा, या विधानसभा वाली अम्बेडकर चले जाए। आपका कहना और वापस एजुकेशन जिस, यस, ये ऐसा ना हो कि उसके बाद ये बोला जाए कि हाँ अब ये कैफे बने। और हम सरकार से स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपकी मंशा इस पे क्या है, और सरकार लिखित तौर पे दे, जो इनके नुमाइंदे हैं MC की मैडम भी लिखित तौर पे दे कि ये लाइब्रेरी ही रहेगी। ये ऐसा ना हो कि लाइब्रेरी उसके बाद जब एक बार इन्होंने बोला कि हम, जैसे पहले मैडम बोलती थी कि 2.5 करोड़ रुपए के बाद हम लोग 1 करोड़ रुपए जब लगा देंगे तो हम तो इसको प्राइवेट करेंगे। सीनियर सिटीजन को, हम तो सीनियर सिटीजन का भी रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर सिटीजन भी यहाँ बैठे। सीनियर सिटीजन सर एक ऐसी बिल्डिंग में रहते थे जो कि सर वहाँ पे सेफ नहीं थी। आज सर हमारे बीच सीनियर सिटीजन बैठते हैं, हम उनका रिगार्ड करते हैं, और वो हमारे सर सीनियर सिटीजन वो हमारे आशीर्वाद देते हैं सर। जब यहाँ वो लोग आते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं कि बच्चों तुम लोग मेहनत करो, आगे बढ़ो। उनका भी एक ये रिगार्ड है। और वो डिपार्टमेंट भी, पब्लिक रिलेशन ऑफिस का डिपार्टमेंट भी सर आज इस लाइब्रेरी में आ गया है। आप सोचिए वो सीनियर लोग भी हमारे पास बीच बैठ रहे हैं। तो मैडम मेयर का तो ये है कि वो कहते हैं कि मैं तो, तुम लोग तो कहते, वो मैडम ये बोलते तुम लोग तो सीनियर लोगों का गला घोंटना। ऐसी लैंग्वेज यूज करी है मैडम ने। सोचो आप, जिसकी वीडियो हम बता नहीं सकते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार, बुजुर्ग को, अगर हम बुजुर्गों का क्या नाम गला घोटेंगे ना, तो हमने भी सर आगे बुजुर्ग होना है, हमने भी आगे जीवन में आगे बुजुर्ग हमने भी बढ़ना है। ऐसी सोच हमारी नहीं है। हम शिक्षा ग्रहण करना है, ये हमारा एक टेम्पल है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब हिमाचल में भी खुद के लिए सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है। इसी के चलते पार्टी ने वर्ष 2022 में हिमाचल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी रत्नेश गुप्ता प्रत्याशी मैदान में उतारने की घोषणा कर चुके हैं। पार्टी ने हिमाचल में सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया है। नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सभी 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और गोवा के बाद हिमाचल छठा राज्य है जहां से आप पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की है। सदस्यता अभियान के चलते शिमला के खलीनी स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में नए सदस्यों ने आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर आप नेताओं व नए सदस्यों ने मीडिया के समक्ष अपने विचार रखे। पार्टी का परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं हिमाचल की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस ने पिछले कई सालों से भ्रष्ट नीतियां चला रखी हैं, उनको खत्म करने का, उससे हिमाचल की जनता को निजात दिलवाने का समय आ चुका है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता का आह्वान करती है कि इस मुहिम में आम आदमी पार्टी का साथ दें, आम आदमी पार्टी का सहयोग करें। आशा है कि हम सभी मिलकर 2022 में हिमाचल प्रदेश की जनता को बीजेपी कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों से मुक्ति दिलवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हमारी जो आम आदमी पार्टी है, ये जानते हुए कि सत्ता आम आदमी में है, वो करना चाहती है प्रैक्टिकली, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो इसको कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, परंतु वो भंग नहीं हुई और उसने इतना भ्रष्टाचार इस देश में फैलाया जो आज सभी को पता है कि इस देश में क्या हुआ पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट्स में। जो उसकी ऑल्टरनेटिव आई उसमें भी हम वैसे तो कहते रहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, परंतु उनकी पॉलिसी सबको पता है कि क्या इस देश में हो रहा है। इन दोनों बीमारियों से दूर होने के लिए हम चाहते हैं कि सत्ता का जो व्यवस्था है, सत्ता की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाया जाए। ये नहीं चलेगा जो अब तक चल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट और ऊपर से नीचे तक मानसिक जो भ्रष्टता फैलाई जा रही है, आदमी आदमी में अलग किया जा रहा है। इन चीजों से भी हम दूर होना चाहते हैं और जो संविधान की असली मंशा है
उसको हम लागू करना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई है, आज मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और मैं सभी को इस शुभ दिवस पर शुभकामना देना चाहता हूं, सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। शिमला में हम शिमला के रहने वाले हैं और शिमला में ये हुआ तो हमें बहुत खुशी है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है, अगर वो हिमाचल में भी अगर लागू हो जाए तो यहाँ तो 50% जनता जो है आम आदमी मतलब गरीब की तबके से नीचे हैं, जिसके बारे में मान्यवर केजरीवाल जो है बहुत ज़्यादा क्या नाम जुझारू है और गरीबों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल में ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और हर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं और धीरे धीरे ये अगले इलेक्शन में 22 वाले इलेक्शन में काफ़ी मतलब प्रगति पर रहेगी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। मैं 1947 में यहाँ से शिमले आया था, लाहौर से रेफ्यूजी होके, और हम यहीं पे निवासी बने। 70 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2014 में जब आम आदमी पार्टी की हवा चली थी, दिल तो मेरा उसी वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़ गया था। ऑफिशियली मैं आज शामिल हुआ हूँ, उससे मैं बहुत खुश हूँ। जितने थोड़े दिन मेरे रहने, जो भगवान मुझे रहने देंगे यहाँ पे इस जो धरती पे, मैं आम आदमी के लिए खूब काम करूँगा। जेल एवं कारागार सुधार विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से शिमला के गेयटी थिएटर में कैदियों की ओर से तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी में काफी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग प्रदर्शनी का अवलोकन और खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। 4 दिवसीय इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के जेलों से जेल में सजा काट रहे कैदियों द्वारा तैयार विभिन्न उत्पाद, जिनमें शॉल, कंबल, शर्ट, सदरी, फर्नीचर और बेकरी उत्पाद प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश जेल एवं कारागार सुधार सेवा निदेशालय विभाग की ओर से गेयटी थिएटर में 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रदर्शनी में प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की ओर से बनाए गए उत्पादों को रखा गया है। प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा कैथू जेल से आए बेकरी के सामान को पसंद किया जा रहा है। शिमला स्थित कैथू जेल, सेंट्रल जेल कंडा और नाहन के अलावा प्रदेश भर की जेलों के कैदी आजीविका कमाने के लिए उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इन जेलों से सूती, ऊनी वस्त्र, शॉल, मफलर, जुराबों के अलावा कंबल, दरियां और लकड़ी से बना सजावटी सामान, चीड़ की पत्तियों के शोपीस व रोटी रखने की टोकरी तैयार सामान को प्रदर्शनी में लगाया गया है। प्रदर्शनी में कंडा एवं कैथू जेल के कैदियों की ओर से बनाया बेकरी का सामान और फर्नीचर भी उपलब्ध है। डीआईजी जेल सुनील कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य कैदियों की ओर से बनाए उत्पादों की बिक्री करवाकर उनका पुनरावास करना है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में कैदियों द्वारा बनाए गए सामान के बिकने से उन्हें खूब प्रोत्साहन मिलता है। इससे उन्हें खुशी होती है और साथ ही आजीविका में भी बढ़ोतरी होती है। ये जो हमारी जेलों में जितने भी कैदी जो होते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, तो उनके जीवन यापन के लिए जैसे कि ये निर्भर होते हैं इनके कई परिवार के सदस्य, तो ये हमारे जेलों में कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो उनकी सेल के लिए एक विशेष एग्जीबिशन हम यहाँ गेयटी थिएटर में लगाते हैं, ताकि उन जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उनकी सेल हो सके और सभी जनता में उनके प्रति एक सद्भावना भी हो और उनके जो प्रोडक्ट है उसकी भी तारीफ हो, उसकी प्रशंसा करें। तो उन जेल प्रोडक्ट जो हम तैयार करते हैं सभी जेलों में इस तरह के प्रोडक्ट्स, जिसमें कई चीज़ें हैं, बेकरी का सामान होता है, शॉल हैं, टोपियां हैं, फर्नीचर है, तो इस तरह का कई सामान है जो यहाँ पे डिस्प्ले भी होता है और आम जनता को भी उनके हुनर के बारे में पता लगता है कि इनमें भी वो हुनर है जिसके कारण वो अपना हुनर यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं और आय भी अर्जित कर सकते हैं। शिमला के कनलोग और डाउनडेल क्षेत्र में पेश आए दर्दनाक हादसे के बाद लोगों के दिलों में तेंदुए का डर बैठ गया है। लोग खौफजदा है। शहर के कई रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दस्तक के बाद शहरवासी वन विभाग से रिहायशी इलाकों के साथ लगती वन भूमि में उगी झाड़ियों को काटने की मांग कर रहे हैं। वहीं नगर निगम से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने और कुछ एक चिन्हित स्थानों पर नई स्ट्रीट लगाने की भी मांग की जा रही है। इन दिनों राजधानी शिमला में तेंदुए का आतंक फैलता ही जा रहा है और तेंदुए के हमले से कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है।
शहर के बीचों बीच बसे विकासनगर वार्ड में तेंदुआ कई मर्तबा देखा जा चुका है, जिससे स्थानीय निवासियों में तेंदुए का डर बैठ रहा है। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि विकासनगर वार्ड में एमसी लैंड और फॉरेस्ट लैंड पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं, जो तेंदुए के छुपने के लिए उपयुक्त स्थान है। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इन झाड़ियों को जल्द कटवाया जाए और साथ ही लोगों ने विकासनगर में स्ट्रीट लाइट की भी उचित व्यवस्था की मांग की। आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है तेंदुओं का जो प्रकोप चल रहा है और सभी लोग जो है इससे डरे हुए हैं और अंधेरा होने से पहले लोग जो है वो जल्दी से जल्दी अपने घरों के अंदर आ जाते हैं। और दूसरी बात जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि भाई झाड़ियाँ इतनी घनी हैं कि भी उसके बीच में पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या चीज़ छुपी हुई है। तो हमारा यही अनुरोध एमसी से रहेगा कि भाई जितनी भी जो झाड़ियाँ हैं और घास फूस जितना भी है उसको कटवाएं, उसको साफ़ करवाएं, ताकि जंगली जानवर जो है उसके बीच में ना रह सकें। और हमारे विकासनगर के एरिया में कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, जिसके लिए जो है वो तेंदुआ जो है वो अंदर घुस जाता है, कॉलोनियों के बीच में घुस जाता है। तो ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम जो है सरकार से भी मांग करते हैं कि भी जहाँ जो है ऐसी घटना हो रही है वहाँ जो है पिंजरे का इंतजाम करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इस तेंदुओं को जो पकड़ने का इंतजाम करें। तो यही हम जो है विकासनगर के लोग जो है यही चाहते हैं कि भी हमारे साथ लगता जो है जंगल है नीचे को, और जो कॉलोनियों के बीच में भी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है तो उनको भी कटवाने का प्रबंध करें। तो यहाँ तेंदुए का बहुत ज़्यादा मतलब डर बना है एक आम जनता में। हम लोग सभी अपने फैमिली बच्चों के साथ यहाँ पे रहते हैं, तो हमें रात में भी चलने के लिए दिक्कत है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा कई जो ये घास है पूरे इलाके में सीढ़ियों के साथ में जहाँ भी चलते हैं हम लोग, तो जो भी वो जानवर उसको छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। तो इसके लिए मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और एमसी से ये निवेदन है कि काइंडली आप इलाके को पूरा साफ़ करवाएं, जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट्स लगवाएं, ताकि लोगों को मतलब ये जो डर है इससे मुक्ति मिल सके। और जगह जगह आप ट्रैप्स लगवाएं तेंदुए को पकड़ने के लिए, यही मेरी गुजारिश है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व उप महापौर राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि हाल ही में तेंदुए ने दिन के समय एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया है, जिससे ये साफ है कि अब लोगों को दिन में भी तेंदुए का खतरा है। उन्होंने आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की। पिछले कुछ दिनों से तेंदुए का आतंक शहर के अलग अलग जगह पे जो है काफ़ी देखने को मिला है। जैसे बच्चों को उठाने की घटनाओं के बाद तेंदुआ एकदम जो है शहर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है, चाहे वो कन्नौज के साथ का लगता हो, चाहे पंथा घाटी वार्ड में पट्टी वाला एरिया या शमशान घाट के साथ वाला एरिया लगता है, या विकासनगर के साथ का लगता है एरिया, यहाँ पे भी तेंदुआ देखा गया है। लोगों ने इसकी पुष्टि की है कि 2 दिन पहले 9:30 बजे दिन के समय में एक कुत्ते को उठा के ये इधर से घाटोड़ू शमशान घाट के वाले एरिया से लेके गया। लोगों ने 2-3 लोगों ने उसके बारे में मेरे को सूचना दी। उसके बाद मैंने डीएफओ वाइल्ड लाइफ इसके बारे में बातचीत की और उन्हें कहा कि यहाँ पे आप एक जो है बहुत जल्दी जो है पिंजरा लगाएं ताकि इसको पकड़ा जाए। और क्योंकि जो जानवर रात के समय चलता था, अगर रात को सुबह के समय में 9:30 बजे आना शुरू हो गया है, तो सुबह के समय में यहाँ पे जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का कार्य चला हुआ है, तो यहाँ पे लोगों के लिए वो खतरा बन चुका है। तो इस करके उसे पकड़कर सुरक्षित जगह में छोड़ा जाए ताकि यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जाए। एक बात मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और कहना चाहूँगा कि बरसात के बाद जगह जगह पे जो है फॉरेस्ट क्षेत्र के बीच में झाड़ियों के झुंड बन चुके हैं, जो इन जानवरों के लिए शेल्टर का जो है वो आश्रय स्थल बना हुआ है। उन झाड़ियों को काट के भी कम से कम इस एरिया को खाली किया जाना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे दूर से दिखाई दे तो लोग उसके बारे में देख के जो शोर मचा सकें और उसको भगा सकें। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में 3 दिनों तक चलने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहले दिन ईरान, अमेरिका, ताइवान, जर्मनी, मुंबई और केरला की फिल्में की शॉर्ट एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक वीडियो और फीचर फिल्में प्रदर्शित की गई। 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में भारत सहित 16 देशों की चुनिंदा 56 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। राजधानी शिमला में पृथ्वीराज कपूर से लेकर अभिनय संसार के चमकते सितारे मनोहर सिंह ने जिस गेटी थिएटर को अपनी कला से सींचा, वहीं पर
भारत सहित दुनिया भर के सिने संसार का सृजन देखने को मिल रहा है। राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 16 देशों के फिल्मकार अपने सृजन के साथ यहां पधारे हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जानकारी देते हुए फेस्टिवल आयोजक पुष्पराज ठाकुर ने बताया कि गेटी थिएटर में 7वें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 58 फिल्में दिखाई जाएंगी। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल 2021 की विस्तृत जानकारी दी। ये 7th एडिशन है फिल्म फेस्टिवल का 2021 में 26 से 28 नवंबर 2021 तक ये फिल्म प्रदर्शित होंगी गेटी थिएटर द मॉल शिमला में। फेस्टिवल 2015 से स्टार्ट किया हमने, तो इसका उद्देश्य ये था कि जितने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, बिकॉज मैं खुद एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, हमें फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। सो वी क्रिएट द फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, फीचर, नॉन फीचर और शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन फिल्म्स, इस तरह की फिल्में हम एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनाता है। तो मैं माई सेल्फ इज़ अ फिल्म मेकर एंड हमारी टीम में भी फिल्म मेकर हैं। तो जब हम फिल्म अपनी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दिखाना पड़ेगा। कमर्शियल सिनेमा जैसे बॉम्बे में बॉलीवुड है, वहाँ हम इन फिल्मों को नहीं दिखा सकते, बिकॉज आपके पास एक बजट भी चाहिए इन फिल्मों को दिखाने के लिए। बट इस तरह के फेस्टिवल जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला पिछले 7 साल से कर रहा है शिमला में, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, जिन्हें कि अपने फिल्म को बनाया है बट दिखाने के लिए जगह नहीं है, स्क्रीन नहीं है। अगर आप स्क्रीन भी लेते हैं तो फॉर 1 डे इट चार्ज मोर देन 1 लाख मिलियंस तक खर्चा आता है। और इन फिल्म मेकर को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट दे कैन शो देयर फिल्म, देयर टैलेंट, व्हाट दे वांटेड टू टेल टू द सोसाइटी। और सोसाइटी में इन फिल्मों का उद्देश्य ये होता है कि हमारे सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उस पर मोस्टली फिल्म बनती हैं, या कोई फिल्म मेकर बड़ा बनना चाहता है। और थोड़ा और मैं कहना चाहूँगा, इसके उद्देश्य के अलावा जो हम गेटी में फेस्टिवल कर रहे हैं, इसमें 58 फिल्म हम शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनकी इसकी स्क्रीनिंग है फेस्टिवल में। और 2 स्क्रीन है गेटी थिएटर में, 1 इज़ एट MP हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल जिसे कहते हैं, 400 लोगों के कैपेसिटी का हॉल है और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी। और शिमला की जनता से कहूँगा कि वो आएँ, 3 दिन तक फिल्में देखें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और कोई एंट्री पास नहीं है इसमें, एंट्री इज़ फ्री एट बोथ स्क्रीनिंग हॉल्स। इसके अलावा ट्रेडिशन को हमने जो कंटिन्यू किया पिछले 3 साल से, हम मॉडल सेंट्रल जेल कंडा में भी अपनी फिल्म दिखाते हैं और सेम प्रोसीजर में वहाँ भी इनॉग्रेशन होता है। SP जेल कंडा का मैं आभारी रहूँगा जो पिछले 3 साल से हमें वो अपनी अनुमति देते हैं, सो दैट कि इनमेट्स जो जेल के हैं वो भी एक बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट है जो उनकी बिहाइंड द बार की ज़िंदगी। 32 डायरेक्टर्स इसमें शिरकत किए हैं। ये डायरेक्टर्स इंडिया से भी हैं, अब्रॉड से भी और हिमाचल से, क्योंकि हम 3 कैटेगरी में इसमें कंपटीशन करवाते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट में। इंटरनेशनली वी हैव 5 डायरेक्टर्स ऑलरेडी अराइव्ड इन शिमला, और नेशनल में मलयालम सिनेमा या मराठी सिनेमा मोर देन 25 डायरेक्टर्स आते हैं, और 5 to 7 डायरेक्टर्स आर फ्रॉम हिमाचल। जैसे भाषा विभाग की एक फिल्म है टी शॉप नारकंडा, उसके डायरेक्टर हैं हिमाल नचिकेत। डॉक्टर राजेंद्र राजन हैं हमीरपुर से, उनकी फिल्म है। डॉक्टर देव कन्या ठाकुर, उनकी फिल्म है। मास्टर अर्जुन है, ही इज़ जस्ट 7 to 8 किड हैं, उन्होंने भी फिल्म बनाई है। दैट वुड बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। हिमाचल खबरनामा की संग में इतना ही। नमस्कार।